सर मेरा ड्रीम आईएएस बनना है और इस बार मुझे आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इन तीनों सर्विस में से कोई सर्विस मिलेगी। ये सवाल है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जी। ये बाड़मेर का गुड़ामलानी एरिया, और ऐसा हमने यहाँ के लोगों से बताया कि इस क्षेत्र में हमारे पहले आशीष पूनिया हैं जो आईएएस बने। खास दोस्त है ईश्वर, उसकी अभी शादी थी, उसकी शादी में मैं नहीं आ पाया तो मैं उसने फ़ोन किया तो मुझे रोना आ गया था। मेरे पास वो तस्वीर भी है, मुझे रोना आ गया, उसकी शादी में मैं नहीं आ पाया। इसी खेत में, ये जो पीछे खेत दिख रहा है, यहीं खेती करते थे हम लोग, बकरियां चराते थे बचपन में। और पानी के टाँके अब बनाए हैं घर में। जो आशीष जी शादी कब कर रहे हैं? मैं इतने गंभीर सवाल आपने पूछ लिया, तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा और ट्रेनिंग में पता लगेगा कि कितनी लंबी ट्रेनिंग चलेगी। 1-2 साल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद में मैं यहीं गांव में शादी अच्छा, करूंगा। हालांकि मेरा ये सवाल आपके तमाम गांव के लोग भी बैठे हैं, परिवार के लोग भी बैठे हैं। मैं सवाल ये ऑफ द रिकॉर्ड है, आपका पर्सनली सवाल ये पूछूंगा। दिल्ली रह करके पढ़ाई किए, क्या विचार किया? शादी बाहर की लड़की से, दिल्ली की लड़की से, या फिर कहीं और की, या फिर गाँव की आम जो शादी परिवार के लोग करते हैं ऐसे? नहीं, जैसे दादाजी और पिताजी बोलेंगे वैसे ही घर की परंपराओं के अनुसार यहीं ढाणी में शादी करेंगे। आप भी इनवाइट हो, जब भी हो। अगर फ़ोन नहीं करूं तो तुरंत आ जाना, बिल्कुल अभी आऊँगा मैं। इनवाइट कर रहा हूं अच्छा, आपको। तो मेरा ये सवाल है, दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं दहेज के खिलाफ हूँ। भारतीय संविधान में ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। और जब भी कोई काम दिया जाता था तो हम एक दूसरे को आगे बोल देते थे और घर वाले बोलते थे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बड़ा देख के काम दे रहे हो मुझे इस तरीके से कि मोटो मोटो देख के काम ज़्यादा बड़ा हो गई, ऐसे इस तरीके। यूं तो देश में यूपीएससी का रिजल्ट आता है तब 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन इन 1000 बच्चों में से कई सिलेक्शन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कई लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज मेरे साथ एक छोटे से गांव के आशीष पूनिया है। हाल ही में आशीष पूनिया का भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है, यानी कि ये आईएएस बने हैं। 557वीं इनकी रैंक लगी है। और इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक थर्ड ग्रेड शिक्षक के बेटे हैं। इनकी माताजी गृहिणी हैं, इनके दादाजी किसान हैं, और गांव में एक छोटे से किसान परिवार के इन्होंने किसान परिवार से जन्म लिया है। और पढ़ाई के दौरान कई सारी विकट परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है। आज जब ये आईएएस बन के पहली बार इनके घर पहुंचे हैं तो तमाम लोग, पूरे गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, हजारों की संख्या में लोग इनके घर पहुंचे, इनको देखा, इनका सम्मान किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी क्षेत्र से आशीष पूनिया एकमात्र ऐसे बेटे हैं जिनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले आशीष जी, हम आपको बधाई देते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। एक गांव से निकले बेटे का आईएएस में सिलेक्शन हो गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपकी पूरी पूरी जर्नी रही है? सबसे पहले अशोक शेरा सर, आपका धन्यवाद। मैंने आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो किया और अच्छे वीडियोस देखे हैं। आप डेजर्ट्स, जो थार डेजर्ट है वहाँ थैंक की यू। पत्रकारिता को लेकर बहुत मशहूर चेहरा है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और बाड़मेर से चलकर इतना दूर आए और मेरा जो धूप में या गांव में इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। जी, दूसरी बात ये है कि जो मैंने अपनी तैयारी शुरू की, वो लगभग 3 से 4 साल पहले शुरू की। 12वीं के बाद मैंने आईआईटी की तैयारी करने के बाद में मेरा लैब असिस्टेंट में चयन हो गया, तो मैंने सरकारी नौकरी के साथ में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और उसके साथ में स्कूल में जॉब करते हुए। अब 12th करने के बाद आपने बीएससी कोटा ओपन से किया है? जी। हाँ। उसके बाद में स्कूल में ड्यूटी करते हुए मैंने काम के साथ में, नौकरी के साथ में तैयारी की। और अपनी तैयारी में लगभग मुझे 3 से 3.5 साल का समय लगा। बहुत सारे लोगों को समय लगता है 4-5 साल। ये एक लंबे समय तक चलने वाला काम है और इसका सिलेबस भी इतना होता है कि कम से कम 1 से 1.5 साल इसमें लगते हैं। और कई बार रिवीजन करना, कई बार असफलताएं देखनी पड़ती है, प्रीलिम्स नहीं होता है। पेपर का जो लेवल होता है वो इस तरीके का होता है कि 10 प्रश्न करना भी बहुत मुश्किल होता है 100 में से। फिर भी अगर लगातार रिवीजन किया जाए और सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जाए अच्छे से और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखा जाए तो ज़रूर सफलता मिलती है। और मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से मैंने इंटरव्यू दिए। लास्ट ईयर इंटरव्यू में जब रिजल्ट आया तो मैंने चेक किया, उसमें रोल नंबर डालते हैं या नाम डालते हैं, तो आया नॉट फाउंड, 0 रिजल्ट। उसके 3-4 दिन बाद में वापस एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद। तो जो असफलता हुई उसके लिए गम मनाने के लिए या रोने के लिए भी टाइम नहीं होता है। अगले प्रीलिम्स जो 3 दिन बाद में देना होता है, उसके लिए तैयार करना होता है अपने आप को। तो वो प्रीलिम्स मेरा पास हुआ खुशकिस्मती से, इंटरव्यू में फेल होने के बाद में। फिर मैं मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया। वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मदद की, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ने मदद की।
और हम लोगों का दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप बन गया था जिसमें बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मदद की। यहाँ राजस्थान बाड़मेर से भी मेरे दोस्त हैं, अरविंद, रविंदर, अशोक, भादु, ये सब दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। और ऐसा कहा जाता है, कोई दार्शनिक ने कहा है कि आप कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ अपने आसपास के जो 5 लोग होते हैं ना, उनका औसत होते हैं आप। तो मैं अपने दोस्तों का ही औसत हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त जो बाड़मेर से हैं या और राजस्थान या जहाँ से भी है, वो भी बहुत जल्दी सेलेक्ट हो। तो आपका फिर से धन्यवाद। अच्छा, आशीष जी, जब कोई सफल होता है इंसान, चाहे 12th में या 11th में या किसी कंपटीशन एग्जाम में होता है, तो सबसे पहले उसका सवाल होता है कि आपकी पढ़ाई कितने घंटे करते थे, क्या कैसी आपकी तैयारी रहती थी। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि आप पढ़ते कैसे थे, क्या आपका पढ़ने का शेड्यूल किस तरीके से आप पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, ये मायने नहीं रखता है। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया, कई आईएएस के इंटरव्यू किए, तो ये चीज सब वो बताते हैं कि कैसे कितने घंटे पढ़ते हैं, वो मायने नहीं रखते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं, आपके पढ़ाई का करने का तरीका क्या रहता है, आपका क्या तरीका रहता मेरा जो पढ़ाई करने का तरीका ये है, वो जो सरकारी स्कूल में एक सिस्टम होता है कि अध्यापक कई बार नहीं होते हैं, है? या होते हैं तो भी वो बहुत, जैसे प्राइवेट स्कूल में रट्टा के पढ़ाते हैं उस तरीके से होता है प्राइवेट। वैसे सरकारी स्कूल का सिस्टम होता है कि बच्चा सवाल पूछता है, बच्चे के सवाल पैदा होते हैं, जिज्ञासा का भाव होता है। तो मैं सबसे पहले बैठ जाता हूँ और फिर मैं शुरू के 5 मिनट कुछ नहीं पढ़ता हूँ। मैं ये लिखता हूँ कि ये पढ़ने के बाद में मैं क्या सीखूँगा। पहले क्वेश्चनिंग करना, अपने आप से सवाल पूछना कि ये किताब पढ़ने के बाद में मैं क्या नया आदमी बन पाऊँगा। कई बार ये होता है कि जो अच्छी किताबें होती है वो अपने को पूरी तरह बदल देती है। किताब पढ़ने से ठीक पहले जो आदमी आप थे, किताब पढ़ने के बाद में आप दूसरे आदमी बन के निकलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सवाल पूछना, अपने आप से पूछना सवाल, सवालों का जवाब ढूंढना अच्छी बात है। जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो पानी पीने में अच्छी बात है, ऐसे ही पानी ठूंसने में कुछ मतलब नहीं। तो जब मैं सवाल पूछूंगा, जिज्ञासा का भाव पनपेगा, अपने आप से पूछूंगा, लिखूंगा ये सवाल है, ये सवाल है। उसके बाद में जो पढ़ाई करता हूँ 3 से 4 घंटे मेरा, और मेरा कंसिस्टेंसी, मैं जॉब के साथ पढ़ाई करता था तो एवरेज 5 घंटे, और 3 सालों को मिला के रखें तो 3.5 4 घंटे मैं रोज़ डायरी लिखता हूँ। तो मुझे पता है 3 से 4 घंटे मेरी रोज़ की पढ़ाई आप ऐसे डायरी कुछ लिखने नहीं। का भी शौक रखते हैं? जी। अच्छा, अब पढ़ाई को लेकर बात होगी, आपकी 557वीं देश भर में रैंक लगी है। रिजल्ट जब सबसे पहले आपका आया था, तो क्या आपका रिएक्शन था, और सबसे पहले आपको किसने बताया था कि मेरा रिजल्ट आ गया है? मेरा रिजल्ट आया तब मेरे 4-5 दोस्तों का अचानक मैसेज आया। एक अरविंद है, एक हमारे लाइब्रेरी के बच्चे हैं, रविंदर है, एक प्रमिला है, एक सरिता है, ये सब लोग हम लाइब्रेरी में साथ में बैठते थे। इन सब का मैसेज आया, पीडीएफ आई कि 557। फिर मैंने अपने आप चेक किया और मैं खुशी से झूम पड़ा कि ऐसा रिजल्ट 2-3 साल से जब फेल्योर देखने के बाद में जब रिजल्ट आता है तो और ज़्यादा रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा विनम्रता आती है कि मुझे कोई घमंड नहीं, आईएएस बन गया, मैं और ज़्यादा पहले से पोलाइट हो गया हूँ। क्योंकि असफलताएं जब आती है तो सच्चाई का पता लगता है, जब गिरते हैं तो धरातल का पता लगता है। सही बात है। अभी हमने आपके पापा जी से बात की, तो उनका ऐसा कहना था कि आशीष का पहले से ही सपना था, मैं चाहता था कि आईआईटी करें, बीटेक करें, एक प्राइवेट जॉब में जाएँ, अच्छा पैकेज मिले। लेकिन उनका सपना था कि ये पापा आप जो चाहोगे वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे सिविल सेवाओं में जाना है। ऐसा आपके माइंड में क्यों आया था? क्या आपके दिमाग में ऐसी बात आ गई, तो उसके बाद आपने ये तय कर लिया कि नहीं, मुझे तो सिविल सेवाओं में जाना ही है? सिविल सेवाओं को लेकर के एक रुझान है, मुझे ये था कि मुझे तैयारी तो करनी है आईएएस की। मैंने सुभाष चंद्र बोस से लेके एसएन बनर्जी से लेके एस जयशंकर से लेके अश्विनी कुमार तक जितने भी बड़े राजनेता देखे, वो सब यूपीएससी से पास आउट है। और मैंने कहा ज़िंदगी में एक बार आईएएस बनना ज़रूरी है, मैं कुछ भी करूं, जहां भी जाऊं। आईएएस बनने या यूपीएससी का एग्ज़ाम करेक्ट करने के बाद में आपकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप कुछ भी करेंगे, धंधा करेंगे तो बाकी लोगों से अच्छा करेंगे, अध्यापक होंगे तो बाकी सब लोगों से अच्छा होंगे, आप राजनीति में आएंगे तो बाकी सब लोगों से अच्छी राजनीति करेंगे, मूल्यों की राजनीति करेंगे, वैल्यू के साथ में, धर्म या जाति की राजनीति नहीं करेंगे। तो लंबी पढ़ाई, अपने साथ बिताए हुए 3-4 साल, मुझे लगता है वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय रहा है, जो मैंने अपने साथ 3-4 साल अकेले बंद कमरे में या दोस्तों से डिस्कशन के साथ बिताए हैं। तो मैं ये शुरू से मानता था कि एक बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुद को साबित करने के लिए। अच्छा, ये आशीष पूनिया का ये भी ड्रीम है कि अंडर 100 रहूँ मैं? सर मेरा ड्रीम आईएएस बनना है, और इस बार मुझे आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इन तीनों सर्विस में से कोई सर्विस मिलेगी। और ये तीनों सर्विस सेंट्रल सर्विसेज है, बहुत शानदार सर्विसेज है। तो मुझे जो भी सर्विस मिलेगी मैं उसको ज्वाइन करूँगा, उसके बाद मैं आगे और एग्ज़ाम दूंगा एक आध बार। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि आप
जिस क्षेत्र से आते हैं जी। ये बाड़मेर का गुड़ामलानी एरिया, और ऐसा हमने यहाँ के लोगों से बताया कि इस क्षेत्र में हमारे पहले आशीष पूनिया हैं जो आईएएस बने। क्या मैसेज आज की यूथ को देंगे? क्योंकि आमतौर पर आज के इस क्षेत्र के यूथ की बात करें तो अभी आपने एक उद्बोधन में कह रहे थे कि कई लोग तस्करों को अपना आइडल मानते हैं, कई किसी और को मानते हैं। शिक्षा कितनी ज़रूरी है और यूथ को क्या मैसेज? यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ समय होता है जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ आपके लिए होता है। हुँ, जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब को मैं मानता हूँ, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म समाज के लिए भस्म हो जाने के लिए नहीं हुआ है। व्यक्ति का जन्म हुआ है व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। कोई आदमी जब अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा तभी वो समाज का विकास करेगा। हुँ। मैं ये मानता हूँ पहले 20 से 25 साल तक आप अपने खुद पे खर्च करें, बाकी पूरा जीवन समाज के लिए काम करें, और मेरा यही ध्येय है कि शुरू से अब देखो कभी मैं किसी की शादी में नहीं गया, कभी मैं अपना मेरा एक दोस्त है, खास दोस्त है ईश्वर, उसकी अभी शादी थी, उसकी शादी में मैं नहीं आ पाया, तो मैं उसने फ़ोन किया तो मुझे रोना आ गया था, मेरे पास तो वो तस्वीर भी है, मुझे रोना आ गया, उसकी शादी में मैं नहीं आ पाया। पर मैंने ये तय किया था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा और उसके बाद ही मैं शादियों वगैरह में जाऊंगा, तो ये थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो समाज के लिए अपन बड़ा योगदान तभी दे सकते हैं जब खुद कुछ बड़ा करें, तो यही बात है। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि मैं आईएएस तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे गाँव के लोग, सफ़ेद साफे वाले या पंचरंगी साफे वाले लोग मुझे जहाँ कहीं भी मिलेंगे, हम्म। मैं उनके लिए एक अफ़सर नहीं, एक गाँव का, उनके परिवार का सदस्य बनकर उनकी बात सुनूँगा। किस टाइप से आपके माइंड में ये बात आई? मेरे दादाजी और पिताजी, हम लोग यहीं इसी खेत में, ये जो पीछे खेत दिख रहा है यहीं खेती करते थे, हम लोग बकरियां चराते थे बचपन में। हुँ, और पानी के टाँके अब बनाए हैं घर में, जो 2024 तक प्रत्येक घर में जल का कनेक्शन वाली बात है, तो वो अभी तक पहुंची नहीं है। बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते हैं। तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो नॉर्मली देखी है, पर ये है कि जो अपने गांव के लोग हैं वो जिजीविषा से भरे होते हैं, हुँ, उनमें कुछ भी छल कपट कुछ भी नहीं होता है, साफ दिल के होते हैं। हुँ। तो और जितना मुझे मान सम्मान मिला, शायद ही मैं अगर दिल्ली मुंबई किसी बड़े महानगर में पैदा होता तो मेरे को कोई नहीं पूछता हाँ, आईएएस 7 बन गया। लोग आते हैं, पाँच वेलकम सात करके लोग रोज़ बस हो केक जाए। काट के चले जाते। हुँ। पर ये जो आदर सम्मान जो गांव में मिलता है वो कहीं और नहीं अच्छा, मिलता। मेरा एक सवाल और है, मेरे दिमाग में आ रहा है क्योंकि आमतौर पर जब कोई पढ़ाई करते हैं, जब उनका रिज़ल्ट आ जाता है, आपका रिज़ल्ट आईएएस का आ गया। उसके बाद में आपके दिमाग में कभी ये कहीं न कहीं ये कल्पनाएँ घूमने लगी कि एक आईएएस की लाइफ़ कैसे होती है, मैं ऐसे जीऊँगा, ये मैं ये बनूँगा, वो ऐसी माइंड में कभी बातें आती हैं? अभी रिज़ल्ट आने के बाद आई थी कभी? देखो, एक मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ, मैंने लंबे समय तक तैयारी की और बचपन से लेके धन का अभाव होता है कि थोड़े पैसे चाहिए, थोड़े अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी। फिर मैं नौकरी लग गया, हुँ, फिर आवश्यकताएं भी पूरी हो गई, हुँ, फिर मैं बड़ी सर्विस में आ गया। हुँ, तो कल से मेरे पास 5 से 6 फ़ोन आए, हुँ, जिसमें कहा कि अच्छा दहेज मिलेगा, रिश्ते की बात, हुँ, ये हंसने वाली बात नहीं है। हुँ, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। हुँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था एक बार यूपीएससी में सेलेक्ट होना, और ये काफ़ी मुश्किल है युवाओं के लिए। हुँ, तो मैंने ये तय किया है कि मैं जैसा सरकार सैलरी देगी उसी में गुजारा करूँगा, और बहुत शानदार सैलरी देती है, बहुत शानदार, हुँ, सबसे अच्छी सैलरी। हुँ, रिटायरमेंट के आसपास तो राष्ट्रपति के स्तर की सैलरी मिलती है। हुँ। तो बहुत मतलब धन का कोई विलास नहीं है, कोई वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई हुँ। परवाह नहीं। अच्छा, आशीष जी शादी कब कर रहे हैं? मैं इतने गंभीर सवाल आपने पूछ लिया, तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, हुँ, और ट्रेनिंग में पता लगेगा कि कितनी लंबी ट्रेनिंग चलेगी, 1-2 साल ट्रेनिंग चलेगी, हुँ। उसी उसके बाद में मैं यहीं गांव में शादी अच्छा, करूंगा। हालाँकि मेरा ये सवाल आपके तमाम गाँव के लोग भी बैठे हैं, परिवार के लोग भी बैठे हैं। मैं सवाल ये ऑफ द रिकॉर्ड है, आपका पर्सनली सवाल ये पूछूँगा, दिल्ली रह कर के पढ़ाई किए, हम्म। क्या विचार किया? शादी बाहर की लड़की से, दिल्ली की लड़की से या फिर कहीं और की या फिर गाँव की आम जो शादी परिवार के लोग करते हैं ऐसे? नहीं, जैसे दादाजी और पिताजी बोलेंगे वैसे ही हुँ, घर की परंपराओं के अनुसार यहीं ढाणी में शादी करेंगे। हुँ, आप भी इनवाइट हो, जब भी हुँ। हो, अगर फ़ोन नहीं करूँ तो तुरंत आ जाना, बिल्कुल अभी आऊँगा मैं। इनवाइट कर रहा हूँ अच्छा आपको। तो मेरा ये सवाल है, दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं दहेज के खिलाफ हूँ। भारतीय संविधान में ये दहेज निषेध अधिनियम है, हुँ, और मैं कोई भी धर्म ग्रंथ हो, हुँ, मैंने गीता भी पढ़ी है, हुँ, मैंने गुरबानी भी पढ़ी है। हुँ। जो हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं तब दर्शन और साहित्य की तरफ रुचि आ जाती है, तो मैंने सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद में ये लगा कि संविधान जो है ना, वो भी धर्म ग्रंथ के बराबर किताब है, और हमारा संविधान जो चीज़ें मना करता है हुँ। वो चीज़ें मैं नहीं कर हुँ। सकता। अच्छा, अभी हम आपकी सिस्टर से बात कर रहे थे, वो सरकारी शिक्षिका हैं। मैंने उनसे पूछा कि मेरे भैया जो हैं वो नटखट थे, जब छोटे थे मेरे बाल बहुत खींचते। हम्म। आप भी ऐसा कोई किस्सा आपका बचपन का हमें सुनाएँगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि हर किसी की जिज्ञासा होती है कि आईएएस
क्या कहते हैं, उनके क्या शब्द हैं, उनकी क्या बातें हैं? हर कोई व्यक्ति ये सुनना चाहता है। तो बहुत सामान्य सी बात है, ऐसा किस्सा मतलब अभी तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, हुँ, पर मैं भाइयों में हम दोनों भाई हैं, तो मैं बड़ा भाई हूँ। हुँ, तो जब भी कोई काम दिया जाता था तो हम एक दूसरे को आगे बोल देते थे और घर वाले बोलते थे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बड़ा देख के काम दे रहे हो मुझे इस तरीके से कि मोटा मोटो देख के काम ज़्यादा बड़ा हो गई, हाँ, हाँ। ऐसे इस तरीके से। निश्चित रूप से आप देखिए कि निश्चित। किस तरीके से एक आईएएस की जो सरलता होती है, आईएएस बनने के बाद आप इनका भाव देखिए, इनकी सरलता देखिए। मैं चाहूँगा कि तमाम हमारे दर्शक हैं, इनकी बातें हर व्यक्ति तक पहुँचे। इनकी सरलता, इनका जो भाव है हर व्यक्ति तक पहुँचे। इनका जो रिज़ल्ट आया है, इनकी जो पूरा स्ट्रगल रहा है, पूरा इनका जीवन रही इस सफ़र तक पहुँचने का इनका जो सफ़र रहा है, वो कैसा रहा है, हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करें। और एक बार पुनः से हम आशीष पूनिया जी को हमारे तमाम दर्शकों की ओर से बधाई देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।